अभी तक हम लोगों ने राजनीति का अर्थ क्या होता है उसको पढ़ा। अब हम सिद्धांत किसे कहते हैं ये समझना चाहेंगे। थियरी। तो सिद्धांत वह प्रक्रिया है, विचारों का एक समुच्चय है जिसके माध्यम से समस्याओं के समाधान की एक रूपरेखा बनाई जाती है। एक तरह का वो मार्गदर्शन का काम करती है। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सिद्धांत की जरूरत पड़ती ही क्यों है? किसी भी तरह के सिद्धांत की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो इस विषय में ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में समूचा राजनीति विज्ञान खास तौर से दो चीज का अध्ययन करता है। व्यक्ति का अध्ययन करता है और राज्य का अध्ययन करता है। व्यक्ति यानी स्वतंत्रता का अध्ययन, राज्य यानी शक्ति का अध्ययन। तो पूरा राजनीति विज्ञान दो तरह की विचारधारा में बटा हुआ है और जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वो इन्हीं दो विचारधाराओं का एक का यदि हम एक कोई आदि यानी प्रारंभ लें, व्यक्ति की स्वतंत्रता का यानी व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, राज्य को अधिकार नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। इसे कहते हैं अराजकतावाद। और फिर ये यात्रा राज्य और व्यक्ति के बीच शक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष की निरंतर चलती जाती है। अराजकतावाद के बाद कुछ विचारक ऐसे हुए जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो माना, लेकिन उसके अच्छे के लिए कुछ राज्य के नियंत्रण या मार्गदर्शन को भी जरूरी कहा गया, जो जिसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। फिर उदारवाद आया। यह व्यक्तिवाद से और भी ज़्यादा आगे बढ़कर लिबरलिज्म व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य के नियंत्रण, आंशिक नियंत्रण का समर्थन करता है। एक समय और सा है उपयोगितावाद, जो ये कहता है कि भाई नहीं, मनुष्य के जीवन में जो भी कानून बनाए राज्य, उसका हम तभी पालन करेंगे जो मेरे लिए उपयोगी होगा। मेरे लिए उपयोगी होना होगा यानी व्यक्ति के लिए उपयोगी होना होगा का तात्पर्य ये है कि उसके हितों की रक्षा करेगा। फिर आदर्शवाद आता है। आदर्शवाद व्यक्ति के हितों पर अंकुश लगाता है और राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। आदर्शवाद में भी दो धड़े हैं। एक उग्र आदर्शवाद, जिसे आप प्लेटो का पा सकते हैं, हीगल का पा सकते हैं, रूसो का पा सकते हैं। रूसो कहता है ना कि व्यक्ति जब पैदा हो तो उसकी आंखें खुले तो मातृभूमि की तरफ देखे, और जब व्यक्ति मर जाए और उसकी आंखें खुली रह जाएं तो भी मातृभूमि की ही तरफ देखे। एवरीथिंग फॉर द स्टेट, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट। और इस तरह से आदर्शवाद आता है और इसकी चरम परिणति फिर जाकर के अधिनायकवाद
और निरंकुशतावाद, फांसीवाद, नाजीवाद के रूप में होती है, जहाँ व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि हिटलर के उदय के पीछे जर्मनी के उग्र आदर्शवादी विचारक हीगल का चिंतन बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि चिंतन और दर्शन से एक धरातल बनता है विचारधारा का किसी भी देश में। और एक उस समय के चिंतक, जिसे नीत्शे का भी आपने नाम सुना होगा, अस्तित्ववादी विचारक था, जो अतिमानव का सिद्धांत दिया है। तो हीगल, नीत्शे जैसे विचारकों ने हिटलर जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, जो हर तरह से सत्ता पर कब्जा जमाना चाहता था और मातृभूमि और राष्ट्रवाद के नाम पर नेशनलिज्म की ऐसी व्याख्या की गई जिसमें व्यक्ति के हितों, आदर्शवाद तो भी यही कहता है कि व्यक्ति के हितों को राज्य की बेदी पर कुर्बान कर दिया जाए, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो एक तरह सेक्रीफाइस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अल्टर ऑफ द स्टेट, बलिदान कर दिया जाए। और उसी में दो चीजें और आपको हम जोड़ सकते हैं, मार्क्सवाद को और नारीवाद को। मार्क्सवाद भी यही कहता है कि राज्य तो शोषण का यंत्र है भाई। राज्य में दो वर्ग हैं, एक शोषित और एक शोषक। उत्पादन की साधनों और शक्तियों पर जिनका नियंत्रण होता है वो शोषक वर्ग होता है। काल चाहे जो रहा हो, युग चाहे जो रहा हो, हैव और हैव नॉट, ये दो ही वर्ग हैं। और राज्य तो राज्य जो है वो शोषण के यंत्र के रूप में काम करता है और कानून उसको जस्टिफाई करता है। इसलिए वर्गविहीन समाज होगा, राज्य खत्म हो जाएगा, स्टेट विल विदर अवे। नारीवादी विचारधारा में भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है। यहाँ भी शक्ति के आधार पर पुरुष स्त्री के साथ विभेद करता है, शोषण करता है हर तरह से। तो यहाँ भी मानवीय स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये जितने भी सिद्धांत राजनीति विज्ञान में आप पढ़ते हैं, जिनका मैंने संक्षेप में नाम लिया, अराजकतावाद से लेकर व्यक्तिवाद, उदारवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद, अधिनायकवाद, फिर नाजीवाद, फांसीवाद। प्लेटो को तो फासिस्ट फिलासफर इसीलिए कहते थे कि वो दार्शनिक राजा ऐसा चाहता है, और जो संपत्ति रखेगा ना परिवार रखेगा, और उसके ही आदेश को सब पालन करेंगे। शिक्षा कैसे देना चाहता है, पढ़ाना क्या चाहता है, परिवार कौन रखे न रखे, कैसे क्या, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड दैट इज पॉलिटिकल फिलोसफर किंग। फासिस्ट इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के हितों का ध्यान नहीं है। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद कोबन जैसे विचारक आए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, एक रिसर्च पेपर लिखा और उसमें बताया कि अब राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो गया है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। और उसका सीधा मतलब केवल ये था, बड़े संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि उसका कहना यह है कि 19वीं और 20वीं सदी के 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में मिल और मार्क्स जैसे विचारकों के बाद धीरे धीरे पराभव होने लगा दर्शन का, सिद्धांत का, और जो साइंटिफिक अप्रोच राजनीति विज्ञान में आ गया, उसने राजनीति विज्ञान को
मूल्यहीन बना दिया। वैल्यू फैक्ट डाइकॉटमी, मूल्य और तथ्य का अध्ययन। परंपरागत सिद्धांत कहता है कि मूल्यों का अध्ययन करो, और वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है तथ्यों का अध्ययन करो। लेकिन बाद में इससे होता क्या है कि या तो हम मूल्य का अध्ययन करेंगे तो विज्ञान बनने से वंचित रह जाएंगे, और वैज्ञानिक पद्धति का अपना करके अध्ययन करेंगे तो राजनीति विज्ञान के जो दर्शन है, जो आत्मा है, वो खत्म हो जाएगी। तथ्य और विज्ञान का संबंध तो आत्मा और शरीर का संबंध है। आत्मा तथ्य है, शरीर विज्ञान है। शरीर से आत्मा निकल जाए यानी मूल्य निकल जाए तो शरीर बेकार है। उसी तरह से विज्ञान से यदि मूल्य निकल जाए तो विज्ञान भी एक आत्माहीन शरीर की तरह है। तो राजनीति विज्ञान में पराभव आया, लेकिन बाद में चल करके जो अस्तित्ववादी विचारक आए और भी विचारक आए और गहन चिंतन मानवीय मूल्यों का होने लगा, मानवीय स्वतंत्रता का होने लगा, तो रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल थियरी एक सिद्धांत आया, राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान, और फिर जाकर के उस धारा में हम लोग समाहित हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा पहला प्रयास है वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कहने का, और यदि ये सफल रहा तो आगे भी यही कोशिश करूँगा। धन्यवाद।